Now this recombinant DNA, which is also called as rDNA, यहाँ पे R small आता है and DNA in capitals, that is recombinant DNA. It is also called as chimeric DNA. Now जब ये recombinant DNA या chimeric DNA generate करना होता है by this recombinant DNA technology, there is requirement of two important enzymes. That is, first is the restriction enzyme, that is RE, and second is the DNA ligase. Now आपको पता होना चाहिए कि what are restriction enzymes. These restriction enzymes, they are site specific endonucleases जो particular position पर उनके particular recognition sequences होते हैं जहाँ पे ये DNA को cleave करते हैं. ठीक है. Now DNA ligases are nothing but the joining enzymes जो दो DNA fragments को join करते हैं by forming 3' 5' phosphodiester bond. So as to generate this recombinant DNA, by recombinant DNA technology or genetic engineering, there are requirement of restriction enzymes and DNA ligase. Now अब ये जो recombinant DNA है ये hybrid DNA से कैसे अलग होता है? Now this hybrid DNA is nothing but the heteroduplex. Heteroduplex मतलब यहाँ पे दो अलग अलग strands होते हैं जिनके बीच में complementary base pairing होती है. For example, अगर हम लोग consider करते हैं DNA है दो अलग अलग sources से, that is source A and source B. सबसे पहले first step है हम इसको treat करेंगे with restriction enzyme so as to generate the recombinant DNA. तो जब सोर्स ए को ट्रीट करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो दो अलग अलग सेगमेंट्स फॉर्म होंगे. सोर्स बी से जब ट्रीट करेंगे तो दो अलग अलग सेगमेंट्स फॉर्म होंगे. नाउ अब सेकंड स्टेप है इज द एंजाइम दैट इज डीएनए लाइगेज जो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे. ठीक है. नाउ आपको जो ये ब्लैक लाइंस दिख रही है या ब्लैक मार्कर से जो लाइन दिख रही है डीएनए सोर्स ए से और ब्लू वाला जो है वो सोर्स बी से. ठीक है. यहाँ पे दो अलग अलग सेगमेंट्स ज्वाइन हो गए या फॉर्म हो गए रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से. अब ये जो डीएनए लाइगेज है इसको ज्वाइन करेगा और इसकी वजह से ये जो फॉर्म होगा प्रोडक्ट दैट इज नथिंग बट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज काइमेरिक डीएनए. अब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हाइब्रिड डीएनए. ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए. अब हाइब्रिड डीएनए सेम. अभी हम लोग यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम या डीएनए लाइगेज का यूज नहीं करेंगे. ठीक है. ये यूज कहाँ पे करते हैं सिर्फ सो एज टू जनरेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. इन केस ऑफ हाइब्रिड डीएनए सोर्स ए सोर्स बी दो अलग अलग स्पीशीज या सोर्सेस ले लो डीएनए के. नाउ फर्स्ट स्टेप इज नथिंग बट डीनेचुरेशन. डीनेचुरेशन इज नथिंग बट द प्रोसेस जिसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर यूज करते हैं. दैट रिजल्ट्स इन मेल्टिंग ऑफ डीएनए. मेल्टिंग ऑफ डीएनए इज नथिंग बट दो जो स्ट्रैंड्स होते हैं डीएनए के दे गेट सेपरेटेड. दैट इज ब्लू फ्रॉम सोर्स ए एंड ब्लैक फ्रॉम सोर्स बी. नाउ सेकेंड स्टेप इज एनीलिंग. जैसे यहाँ पे डीएनए लाइगेज था ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे एनीलिंग होती है. ठीक है. एनीलिंग इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होती है दो अलग अलग सेगमेंट स्ट्रैंड्स के बीच में. क्योंकि ये लास्ट में हाइब्रिड एनीलिंग के बाद में हाइब्रिड डीएनए फॉर्म होता है. ये हाइब्रिड डीएनए में दो अलग अलग स्ट्रैंड है. एक स्ट्रैंड है फ्रॉम सोर्स ए दूसरा स्ट्रैंड है फ्रॉम सोर्स बी. लेकिन यहाँ पर ज्वाइनिंग कहाँ पर हो रही है दो अलग अलग सेगमेंट्स की. दिस इज नथिंग बट रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए. ठीक है. नाउ ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है टू सो एज टू जनरेट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए we can take the DNA segment from any species. But hybrid DNA form होने के लिए ये ज़रूरी है that complementary base pairing should occur between the two strands. Now first this recombinant DNA was created by Stanley Cohen, Scheng and Boyer in 1973. Now how they created? They inserted a ribosomal RNA gene in the plasmid that is PSC101. Now these plasmid PSC, it is named after the scientists Stanley and Cohen after their discovery. Therefore PSC101 101 is nothing but their order of discovery. तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट डीएनए में राइबोसोमल आरएनए जीन को इंसर्ट किया गया था ये प्लाज्मिड में एंड द रिजल्टिंग प्लाज्मिड इज नथिंग बट द रिकॉम्बिनेंट डीएनए. ठीक है. अब इसको कैसे जनरेट किया गया था. ये जो राइबोसोमल आरएनए जीन है इट वाज टेकन फ्रॉम द टोड दैट इज Xenopus levis और विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज फ्रॉग. ये फ्रॉग की एक स्पीशीज है Xenopus levis जहाँ से राइबोसोमल आरएनए जीन को आइसोलेट किया गया था बाय यूजिंग द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दैट इज EcoR1. EcoR1 is nothing but this enzyme is taken from Escherichia coli strain R1 in the order of discovery. आपने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स पढ़ा है उसमें नॉमेनक्लेचर में दिया है कौन से एंजाइम को कैसे नेम करते हैं और उनकी डिस्कवरी कैसे हुई है. ठीक है. सो दिस rRNA gene was isolated from the frog Xenopus levis by using restriction enzyme EcoR1
Now the same restriction enzyme EcoR1 is also used so as to cut open this plasmid PSC101. क्योंकि एक ही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है और हर एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना खुद का एक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है, therefore ये एंजाइम पर्टिकुलर जगह पर ही क्लीव करेगा आरआरएनए जीन और PSC101 में. नाउ नेक्स्ट, ये जो पर्टिकुलर जीन होता है इट गेट इंसर्टेड इनटू द प्लाज्मिड एंड द resulting plasmid is nothing but this recombinant DNA. This recombinant DNA is introduced into the host, for example E. coli. Now this E. coli bacteria it is grown in the nutrient medium. Now जब अब ये E. coli का खुद का अपना एक्सप्रेशन होगा, मल्टीपल कॉपीज फॉर्म होंगी, तब along with its expression E. coli के जब प्रोटीन का एक्सप्रेशन होगा ये rRNA जीन का भी एक्सप्रेशन होगा. दैट इज नथिंग बट दिस rRNA प्रोटीन इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड. सो ये जो फ्रॉग का प्रोटीन था इट वॉज सक्सेसफुली ट्रांसप्लांटेड एंड एक्सप्रेस्ड इन दी E. coli सेल. दिस इज नथिंग बट दिस रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहला रिकॉम्बिनेंट DNA वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टीनली, कोहेन, शंग एंड बोयर इन 1973 by inserting the ribosomal RNA gene in the plasmid PSC101. Now पर्पस क्या है इसका, दैट इज हम लोग रिकॉम्बिनेंट DNA कंस्ट्रक्ट क्यों करते हैं. सो फर्स्ट पर्पस इज गेन ऑफ फंक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई एक नया जीन क्रिएट करना है या फिर कोई एक नया प्रोटीन हमको चाहिए, सो पर्टिकुलर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ये बेस्ट एग्जाम्पल है आरआरएनए जीन का. अगर हमको एक्सप्रेशन E. coli में चाहिए तो हमने क्या किया, उसको आइसोलेट किया फ्रॉग से. वी हैव इंट्रोड्यूस्ड इनटू द प्लाज्मिड, recombinant DNA was introduced into the E. coli and then that particular जो E. coli प्रोड्यूस नहीं कर रहा था RRNA, अभी वो प्रोड्यूस किया RRNA बिकॉज ऑफ दिस रिकॉम्बिनेंट DNA, क्योंकि उसके अंदर इंसर्ट हुआ. दैट इज नथिंग बट गेन ऑफ फंक्शन. कोई भी नए जीन का अगर हमको फंक्शन इंट्रोड्यूस करना है दैट कैन बी डन बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. और सेकेंड इज द लॉस ऑफ फंक्शन. कोई भी जीन का फंक्शन अगर हमको सप्रेस करना है या फिर वो पर्टिकुलर जीन इट शुड बी सप्रेस्ड, इन दैट केस सिमिलरली this technology can be used. Third purpose is decrease in gene expression. Now कोई जीन का अगर एक्सप्रेशन हमको कम करना है, it can be done by using manipulating the promoter and other regulatory sequences, ताकि वो पर्टिकुलर जीन है उसका सप्रेशन हो जाए. मतलब वो एक्सप्रेस तो होगा बट इन कम क्वांटिटी. ठीक है, अब उसके लिए बहुत सारे RNA यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट इनहिबिटरी RNA या फिर माइक्रो RNA या फिर एंटीसेंस RNA टेक्निक. सो इन केस ऑफ इसका बेस्ट एग्जाम्पल है फ्लेवर सेवर. Flavor saver is nothing but a variety of tomato, that is genetically modified food, which was produced by using antisense RNA technique. ठीक है, सो इसमें क्या होता है यूजुअली इन दिस फ्लेवर सेवर इज नथिंग बट अ वैरायटी ऑफ टोमेटो. नॉर्मली टोमेटो का जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ाने के लिए ये टेक्निक या ये वैरायटी प्रोड्यूस की गई है. यूजुअली द एंजाइम पेक्टिनेज और पॉलीगैलेक्टोयूरोनिडेज इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिग्रेडिंग द पेक्टिन लेयर इन द टोमेटो. अब वो डिग्रेड करने की वजह से क्या होता है, टोमेटो का राइपनिंग बहुत फास्ट होता है. बट क्योंकि हमको अगर उसका शेल्फ लाइफ बढ़ाना है, इसकी कीपिंग क्वालिटी बढ़ाना है, तो हम क्या करेंगे, by using this antisense RNA technique there is suppression of the enzyme that is polygalactouronidase और pectinase. उसका जो जीन जो ये एंजाइम को प्रोड्यूस करेंगे उसको हम सप्रेस कर देंगे. उसकी वजह से क्या होगा, एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा. अगर एंजाइम प्रोड्यूस नहीं होगा तो क्या होगा, the pectin layer will not be damaged and therefore ripening of the tomato will be delayed and therefore the shelf life of the tomato will be increased. Now this is again one of the purpose, that is decrease in gene expression. यहाँ पे हमने क्या किया, जो एक्सप्रेशन था जीन का दैट इज पेक्टिनेज या पॉलीगैलेक्टोयूरोनिडेज जो एक्सप्रेस करता था उसको कम कर दिया गया. दैट इज नथिंग बट द पर्पस. नाउ नेक्स्ट इज द इंक्रीज इन जीन एक्सप्रेशन. सिमिलरली अगर हमको कोई जीन का एक्सप्रेशन बढ़ाना है तो हम वो कर सकते हैं बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी. एंड स्पेशली कोई हमको प्रोडक्ट कमर्शियली प्रोड्यूस करना है लार्ज क्वान्टिटी में, then this can be done by using recombinant DNA technology. And the last purpose of recombinant DNA technology or genetic engineering is nothing but amplification. Simplest purpose है, अगर हमको कोई जीन या DNA के मल्टीपल कॉपीज चाहिए है या फिर इन लार्ज क्वांटिटी चाहिए, that can be done by using recombinant DNA technology.
नाउ दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग. अगर आपको कोई भी इसके बारे में डाउट है, कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आया हो, सो यू कैन आस्क मी फ्रीली. ओके, थैंक यू.